नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्र और आप देख रहे हैं झारखंड प्रभात। इस बार के संडे स्पेशल पैनल डिस्कशन में हम बात करेंगे कोल्हान विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेजों की समस्याओं पर। इसके लिए हमारे साथ हैं विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेजों के निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, एजेके कॉलेज के सचिव बंटी उपाध्याय और मुरली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन मुरली राव जी। इसके अलावा हमारे साथ हैं एमबीएनएस के चेयरमैन विवेक कुमार सिंह जी और जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज के बीएड हेड विश्वेश्वर यादव जी। इसके साथ ही हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभात जी से कि एफिलिएटेड कॉलेजों के लिए विश्वविद्यालय की ओर से क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर किस तरह के कदम उठाए जाते हैं और इसके लिए क्या क्या प्रावधान है। प्रभात जी। अभी फिलहाल जो विश्वविद्यालय में व्यवस्था चल रही है, नया एक्ट चूँकि अभी 2026 अधिनियम विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 आ चुका है। उसके पहले जो व्यवस्था चलती थी, एफिलिएटेड कॉलेज को एफिलिएशन देना, एफिलिएटेड कॉलेज से संबंधित जो स्टैट्यूट है उसको फॉलो कराना और उनका एग्जामिनेशन कराना, कंडक्ट कराना, यही विश्वविद्यालय का मेन काम एफिलिएटेड कॉलेज का रहता था। एफिलिएटेड कॉलेजों को सुविधा देने के लिए जो आप बात पूछ रहे हैं, एफिलिएटेड कॉलेज को विश्वविद्यालय की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जाती थी, क्योंकि पूरा सेल्फ फिनांस उनका मैनेजमेंट होता था, उनकी गवर्निंग बॉडी होती थी, बच्चों से फीस कॉलेज कलेक्ट करता था और कॉलेज ही सारा व्यवस्था करता था। कॉलेज विश्वविद्यालय की तरफ से उनको कोई अलग से कोई इस तरह की सुविधा नहीं दी जाती थी जो कि फिनांस से रिलेटेड। तो एफिलिएशन के लिए क्या क्या आपके यहाँ इंस्टीट्यूट है कि कॉलेज जो है एफिलिएशन ले सकें, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो? यदि एफिलिएशन लेने से परेशानी की कोई बात नहीं है। एफिलिएशन लेने के लिए जो उसमें क्राइटेरिया है, उनको फॉर्म भरना होता है, उनके पास लैंड कितना होना चाहिए, टीचर कितना होना चाहिए, किस चीज़ का एफिलिएशन ले रहे हैं, उनकी गवर्निंग बॉडी कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें स्टैट्यूट में लिखी हुई हैं। और उसी के आलोक में जब ये एफिलिएशन के लिए अप्लाई करते हैं, एफिलिएशन कई स्तर पे होता है। जैसे अगर आप नॉर्मल कोर्सेज का एफिलिएशन लेते हैं, नॉर्मल कोर्सेज के एफिलिएशन जो यूनिवर्सिटी की जो एक टीम है जाके इंस्पेक्शन करती है, जो नॉर्म्स है उसको चेक करती है और एफिलिएशन कमेटी की बैठक में उसको पास किया जाता है, फिर वो सरकार में जाता है। सरकार से जब पास होके सरकार से जब अधिसूचित होके आता है, तब विश्वविद्यालय उनको अगर कोई कंडीशन है, कोई कमी है, तो उसमें कंडीशन को अगला एफिलिएशन तक फुलफिल करने के लिए कहता है। सरकार जो कहता है उसकी गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए विश्वविद्यालय उनको बोलता है और वहाँ से वो मतलब उनको एफिलिएशन सरकार से मिलती है। जी। फर्स्ट स्टेज में यूनिवर्सिटी करता है, दूसरा में सरकार से जब होके आ जाती है तभी नोटिफाई करता है विश्वविद्यालय। और जो कुछ कोर्सेज हैं जैसे नर्सिंग है, नर्सिंग, मेडिकल, बीडीएस, एमडीएस, बी फार्मा में हम लोग विश्वविद्यालय केवल एग्जामिन बॉडी है, क्योंकि इनकी एक अपेक्स बॉडी होती है। डीसीआई डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो ये लोग जब उनका एफिलिएशन दे देते हैं तो विश्वविद्यालय का एक चेक बैलेंस है। विश्वविद्यालय चूंकि एग्जामिन बॉडी है, इसलिए जाके चेक करती है कि अगर एमसीआई, एनसीआई, नर्सिंग काउंसिल में अगर कोई शर्त इनको दी है तो इन्होंने पूरा किया है कि नहीं। अगर एनसीआई एमसीआई दे देती है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया अगर नर्सिंग को दे देगी, तो हम लोग एग्जामिन बॉडी है जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि यथास्थिति जमीन महाविद्यालय है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कागज पे, उसको देखते हैं और जब उनकी अपेक्स बॉडी देती है तो यूनिवर्सिटी भी उनको फेवर करती है, यूनिवर्सिटी भी उनको देती है, एग्जामिन बॉडी एग्जाम लेते हैं उनका। अभी मैंने दो सवाल अभी मेरे पास है कि एक तो कि एफिलिएशन के लिए नियमतः कितना समय लगना चाहिए, और दूसरी बात कि बगल में बैठे हैं बंटी जी,
इन्होंने भी नर्सिंग कॉलेज के लिए अप्लाई किया था। तो जैसा कि मैंने जानकारी मिली है मुझे कि पता चला कि यूनिवर्सिटी के पास नर्सिंग का कोई सिलेबस ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, नर्सिंग कॉलेज इतना चल रहा है, नर्सिंग कॉलेज का कई अच्छा, फिजियोथेरेपी की बात। हाँ, तो फिजियोथेरेपी का सिलेबस हमारे पास कैसे होगा? हमारे फिजियोथेरेपी में विश्वविद्यालय का कोई कोर्स नहीं चलता है। जब नया कोई एफिलिएशन लेने के लिए आएगा और इस तरह के सिलेबस हमारे यहाँ एकेडमिक काउंसिल में पास है कि जनरल कोर्स को छोड़ के जिसकी अपेक्स बॉडी कहीं काम करती है उनका सिलेबस वही होगा जो उनका काउंसिल देगा। जैसे नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया का विश्वविद्यालय का सिलेबस नहीं है नर्सिंग का, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया का सिलेबस है। अच्छा, जैसे टीएमएच में जो, हाँ, टीएमएच में चलेगा, उनको जो देगा वही पढ़ाना है। हम लोग सिर्फ एग्जाम लेते हैं उनका, अच्छा, सिलेबस उनकी अपेक्स बॉडी तय करती है। इसीलिए अगर फिजियोथेरेपी का बंटी जी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो अपेक्स बॉडी होगा वो भी आएगा, विश्वविद्यालय भी उनको एप्लीकेशन देगी और सिलेबस वही फॉलो होगा जो उनके अपेक्स बॉडी देती है। अच्छा, और ये एफिलिएशन में जो समय की बात है उस पर एप्लीकेशन में समय एक है कि कितना तारीख तक अप्लाई कर देना है, होना चाहिए। बीच में चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि रेगुलर वीसी के न होने से 2 साल तक 2.5 साल तक फाइलें बड़ी लंबी रह गई थी, इसीलिए उसमें कहीं कहीं लेट हुआ है, लेकिन जनरली समय से हो जाता है। अच्छा, मतलब उनका जिसे अगर हम एप्लीकेशन देंगे तो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया आती है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के आने के पहले विश्वविद्यालय का एप्लीकेशन चाहिए। तो कोशिश होता है कि समय से दे दिया जाए। जो लेट हुआ है वो लेट जो पहले से ही लेट हो गया है, इसीलिए चूंकि अब इतना देर हो चुका है कि एक का लगभग सत्र बीत रहा है तो आ रहा है, तब तक दूसरा भी आ जा रहा है उसी में। और विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे काम है, इसलिए एप्लीकेशन में कुछ देर हो रहा है, लेकिन जनरली समय से हो जाता है। अच्छा, जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर या एडमिशन के लिए आते हैं, चांसलर पोर्टल में उनको दिक्कत होती है। और नहीं, अगर चांसलर पोर्टल में दिक्कत होती है तो उनका टोल फ्री नंबर है विश्वविद्यालय में। चांसलर पोर्टल के लिए DSW सर अथराइज्ड है। कोई भी समस्या अगर वहाँ आती है तो तुरंत निराकरण उसका किया जाता है। 1-2% ऐसा नहीं हुआ तो हम नहीं कह सकते कि 100% सही है, लेकिन जहाँ यथासंभव जितना भी हो सकता है उसको हम लोग करते हैं। अभी बता दें कि अभी जो नया एक्ट आया है वो एक्ट आया है और एफिलिएटेड कॉलेज से रिलेटेड स्टैट्यूट भी जब भी आ जाए, अब उसको अध्ययन करने के बाद नया सिरे से पता चलेगा कि अब एफिलिएटेड कॉलेज को कैसे रन कराना है, क्या करना है। विश्वविद्यालय भी उसका अध्ययन करेगा। जी, अभी इन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से जो भी एफिलिएशन से संबंधित बातें थी इन्होंने बताई और ये भी बताया कि किसी तरह की सुविधाओं की कोई प्रावधान नहीं है। तो इस पर फिर आगे की चर्चा के लिए हम चलते हैं MBNS के विवेक सिंह जी के पास, जो अपनी बात रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं एफिलिएशन को लेकर, जैसे एफिलिएशन पर चर्चा कर रहे थे प्रभात सर। तो सबसे बड़ा एफिलिएशन में दिक्कत हम लोग को, जैसे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस है, BSc नर्सिंग हो गया या जैसे फिजियोथेरेपी का जिक्र हो रहा था, उसमें सर ने जैसा बताया कि वो केवल एग्जामिनिंग बॉडी है और नर्सिंग INC से मान्यता बाद में लेते हैं हम लोग। पहले JNRC से लेते हैं और स्टेट गवर्नमेंट NOC देता है, फिर JNRC उस पर एप्लीकेशन हर साल रिन्यूअल करता है। इसके बाद जब हम INC के लिए अप्लाई करते हैं तो INC केवल ओनली NOC मांगता है कोल्हान यूनिवर्सिटी से कि आप एग्जाम कंडक्ट करेंगे कि नहीं। वो कहीं नहीं बोलता है कि आप हर साल जाके उसको एग्जाम कीजिए, चाहे एप्लीकेशन दीजिए, क्योंकि ये कॉलेजों पे एक्स्ट्रा बोझ आता है 60,000 70,000 पर ईयर फीस देना और उसके लिए एप्लीकेशन कराना। जबकि JNRC जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है, झारखंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, वो खुद हर साल जाके इंस्पेक्शन करती है और इसके बाद ही हमको हर साल रिन्यूअल करती है। तो उसमें कोल्हान यूनिवर्सिटी को एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए कि ना हर साल एप्लीकेशन करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर हमको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट करना है तो हमको 15 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। वो भी ना हमको उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है, ना हमको उस पर कोई फायदा होता है। जबकि पूरे झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी में ये रूल नहीं है कि आपको 15 लाख रुपए देना है।
जैसे हमने बीएड स्टार्ट किया तो उसके लिए 15 लाख रुपये अलग से जमा किया, नर्सिंग स्टार्ट किया तो 15 लाख अलग से जमा किया, अगर अभी हमको मन करे कि हमको भी फार्मा लेना है तो फिर 15 लाख जमा करना है। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर किसी भी संस्थान के लिए हो जाता है कि 15-15 लाख रुपये हमेशा यूनिवर्सिटी को दीजिए और यूनिवर्सिटी उसको अपने अकाउंट में रखे, उसके इंटरेस्ट का उपयोग करे, और न कि उसका इंटरेस्ट कॉलेज को मिलने वाला है, न उससे कोई बेनिफिट होने वाला है। तो इस तरह के समस्याओं का कैसे निदान होगा, इस पर प्रभात सर कुछ अपना राय दें। प्रभात सर इस पर बताएं, ये तो अतिरिक्त बोझ है। जो यूजीसी का नियम है उसमें लिखा हुआ है कि एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी से जब आप एफिलिएशन ले रहे हैं तो पर कोर्स आपको 15 लाख रुपया देना है। यूजीसी में कहीं नहीं लिखा होगा 15 लाख देना, ये आपका सिंडिकेट अपने से बनाया है। नहीं, हम आपको रूल दे देंगे, लेकिन वो कहीं यूजीसी नहीं तो इसमें दूसरे विश्वविद्यालय क्यों नहीं लेते हैं? यूजीसी जैसा बता रहे हैं। यूजीसी रिकमेंडेशन बॉडी है, यूजीसी रिकमेंड करती है। यूजीसी तो बहुत जगह कहती है कि 65 साल में रिटायरमेंट है टीचर का, लेकिन बहुत जगह 60 साल में रिटायरमेंट होता है, बहुत जगह 62 साल में रिटायरमेंट होता है, यहाँ 65 साल में रिटायरमेंट होता है, बहुत जगह एचआरए नहीं मिलता है, यूपी में एचआरए फिक्स है, लेकिन यूजीसी कहीं नहीं बोलती कि आप 15 लाख रुपए नहीं, उसको हम आपको दे देंगे। अगर यहाँ तो नहीं है तथ्य, लेकिन यदि आपके पूरे झारखंड में उनके भी पक्ष को नहीं, सुनिए। उनके पक्ष को सुनते तो हुए मैंने झारखंड में ही दूसरे विश्वविद्यालय नहीं ले रहे हैं और यहाँ कोल्हान यूनिवर्सिटी ले रही है, ये तो मैंने बहुत बड़ी बात है। अगर ये तो पहले से सिंडिकेट और सीनेट में पास हुआ होगा, लेकिन यूजीसी में हमने देखा है विश्वविद्यालय कोई गलत नहीं कर रहा है, लेकिन अगर अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं हो रहा है, अगर सिंडिकेट और सीनेट ने पास किया है तो ये लोग अपना एक रिप्रेजेंटेशन दें कि बहुत बर्डन है, और उसका ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय इंटरेस्ट कमा रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय तो अभी तक सारा करंट अकाउंट में पैसा रखा हुआ, विश्वविद्यालय भी उससे फायदा नहीं ले रहा है ना, आपको फायदा मिल रहा है। तो एक रिप्रेजेंटेशन जो भी इस तरह के एफिलिएटेड कॉलेज हैं वो यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं, कोर्ट भी कर सकते हैं। बैंक गारंटी के रूप में लेता है कोई हाँ, पैसा, तो नहीं, बैंक गारंटी के रूप में जो भी चीजें हैं उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फिनांस कमेटी या जो इससे संबंधित एफिलिएशन कमेटी है बैठेगी, देखेगी, और ऐसा कोई मंशा नहीं है कि आप कोई कोर्स न खोल पाएं या आपका कोर्स बंद हो जाए। विश्वविद्यालय का ऐसा कोई मंशा नहीं है कि आप परेशान हो, पहले से चली आ रही है व्यवस्था है, ऐसा रूल में है कि लेना है। लेकिन अगर और कोई विश्वविद्यालय नहीं ले रहा है तो कोल्हान विश्वविद्यालय भी आपके आवेदन पे विचार करेगी, आपके रिप्रेजेंटेशन पे विचार करेगी। बंटी जी इस पर क्या बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भैया, हम बहुत देर से इस पर इंतजार कर रहे थे कि आप हमसे पूछे सर का बात पे, क्योंकि प्रभात भी आप लोगों के बड़े भाई भी हैं और विश्वविद्यालय में कई अच्छे पदों पे भी रहे हैं। जब एफिलिएशन के लिए जब जाता है ना, एफिलिएशन के नियम में, एफिलिएशन में जब हम लोग जाते हैं कि हम लोग एफिलिएशन चाहिए पत्र जब जमा करने के बाद, बहुत सा उसमें कैटेगरिया है, 10 एकड़ ज़मीन है, फलाना बहुत सा चीज़ का कैटेगरिया है। जमा करने के बाद इनके द्वारा एक टीम जाता है, टीम उसमें पूरा निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करने के बाद वो विश्वविद्यालय आता है, उसके ऊपर जो है, और यूनिवर्सिटी एक्ट में प्रोविजन है कि आप उस एफिलिएशन को लेंदी प्रोसेस करके बहुत शॉर्ट टर्म में ही उसको यूनिवर्सिटी VC के माध्यम से दिया जाता है, सीनेट और सिंडिकेट करने के बाद दिया जा सकता है। यहाँ तक फिर ये लोग जो निरीक्षण करने के बाद सीनेट सिंडिकेट एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से बात करने के बाद ये लोग राज्य सरकार को भेजते हैं। राज्य सरकार का भेजने के बाद यूनिवर्सिटी एक्ट में कहीं चर्चा नहीं है कि इसको राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार के पास भेजने का प्रावधान है कि जब आप उसको परमानेंट एफिलिएशन दे रहे हैं, जब इनके जो शर्तों को पूरा कर दिया कि भाई इनका शर्त रहा इतने टीचर, ये बिल्डिंग, ये जो भी इनका शर्त है वो पूरा होने के बाद जब परमानेंट एफिलिएशन के लिए तब वो राज्य सरकार के पास जाता है, और राज्य सरकार उसके बाद फाइनल निर्णय लेके उसको परमानेंट एफिलिएशन देती है। जब परमानेंट एफिलिएशन में भी आप देखिएगा तो कई खामियां हैं रांची विश्वविद्यालय के साथ ही। बहुत ऐसे महाविद्यालय, नाम नहीं बताना चाहेंगे, जिनका अपना जमीन ही नहीं है, ना भवन है, किसी का अपार्टमेंट में ही चल रहा है। सरकारी कई महाविद्यालय जो तबेला में चल रहे हैं और स्टूडेंट वहाँ 1200 हैं। तो बता दीजिए, नाम तो बता दीजिए कम से कम। इस पे बहुत सा है, इस पे हम लोग कहेंगे। और विश्वविद्यालय नियम बनाती है, सर के कहे कि खाली हम एग्जाम लेते हैं। कई ऐसे सर है एफिलिएशन आने में हम लोग को 2-2 साल लगे हैं, फाइल गायब हो जाता है यूनिवर्सिटी से ही, HRD से फाइल गायब हो जाता है। कई 2017 में मेरे महाविद्यालय का फाइल गायब हो गया, और उसके बाद हमको बच्चों लोग का हम लोग का जान चुका हुआ था कि कैसे करके,
और वो HRD जाइए, आप लोग को आने का जरूरत ही नहीं है। विश्वविद्यालय देखिए, विश्वविद्यालय बोलते हैं आप जाइए HRD पता कीजिए आपका एफिलिएशन आया क्यों नहीं आया। और सर कहे कि बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी कभी किसी साल नहीं हुआ। BC है या नहीं है वो एफिलिएटेड कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है। मेरा रिन्यूअल हर बार करना है, हर बार एफिलिएशन का की भी कहीं भी प्रोविजन ही नहीं है हर साल एफिलिएशन का नॉर्मल कोर्सेज के लिए। जहाँ मेरा जो कॉलेज है, जहाँ जो केवल BA BCom BSc का पढ़ाई करा, वहाँ हर साल एफिलिएशन का प्रोविजन नहीं है। वहाँ प्रोविजन नहीं है कि हर साल आपको एक जो शर्त दिया गया उस शर्त को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं वो देखना है। हमको फिर से पूरा फॉर्मेट भरना है, किस सब्जेक्ट पर एफिलिएशन ले रहे हैं, क्या आप उसका करें। बीच में था ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस का पैसा एक लगता था, एक ही पैसा, अभी अलग अलग करके उसका पैसा कर, है ना। ये आर्थिक बोझ है। और झारखंड ऐसे प्रदेश में जहाँ इतनी गरीबी है, जहाँ पे इतने पिछड़े इलाके, आप जाके देखिए उधर चकुलिया वगैरह में जाके देखिए, 2-2 घर का गांव है। बजगांव चले जाइए, और जगह चल चुनाव मंडी देख लीजिए, उधर 2-2 सरकार की मंशा है सबको शिक्षा, उच्च शिक्षा सबको मिले और सस्ते मिले। इतना महंगा शिक्षा हम लोग लेके जब कॉलेज खोल रहे हैं, बिल्डिंग अपना बना रहे हैं, अपने पैसे से बिल्डिंग, सेल्फ फाइनेंस, सही बोले सर। हम लोग एक एक क्लासरूम, एक एक बेंच, पंखा, बिजली, पानी, सब कुछ व्यवस्था करने के बाद जमीन महाविद्यालय के नाम पर होनी चाहिए। जमीन कर 10 एकड़ जमीन आज के समय में देहात में 10 एकड़ जमीन मायने रखता है, 5 एकड़ जमीन शहर में मायने रखता है। शिक्षा, आज कोई भी व्यक्ति शिक्षा की तरफ नहीं जाना चाहता है उच्च शिक्षा में, नॉर्मल BA BSc BCom में, जबकि UGC का नॉर्म है कि 2 एकड़ ही जमीन होना चाहिए नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए करना ना। और एक्ट में भी लिखा हुआ है UGC/स्टेट गवर्नमेंट ना आप, लेकिन उस पर प्रेसाइज है, आप लीजिए जमीन। और इतने जमीन आज के जो भाव रेट देख रहे हैं, इस पर आप अच्छे शिक्षा कहाँ से कर पाएंगे। शिक्षकों के बाद यूनिवर्सिटी में रहा, आप अभी हम लोग देख ले, बहुत सा चीज़ ऐसा है विश्वविद्यालय में, प्राइवेट कॉलेज जाके मैंने गिराते रहेगा कि सर ये समस्या आ रही है, ये आ रही है। बच्चों का चांसलर पोर्टल का भी अभी हम लोग ताज़ा उदाहरण ले ले। पहले हम लोग डायरेक्ट एडमिशन लेते थे, बच्चे की संख्या अच्छा हो रही थी। चांसलर पोर्टल में देख लीजिए, चांसलर पोर्टल में कभी कभी चांसलर पोर्टल में 10 से 15 दिन पोर्टल में बंद, कॉलेज के नाम गए थे। एफिलिएशन आने में लेट है, नाम कट गया। जब आपका एफिलिएशन आएगा तो फिर नाम जुड़ेगा। उससे हम लोग का एडमिशन पर असर पड़ता था, हम लोगों का टीचरों का वेतन पर असर पड़ता था, छात्र का असर पड़ा तो वेतन पे भी, क्योंकि उनके फीस से ही हमारा शिक्षकों का वेतन आ रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट अपना पैसा उसमें लगा कर दे रहा है टीचरों को वेतन। अच्छे, जब हम अच्छा वेतन नहीं दे पाएंगे तो अच्छी शिक्षा भी नहीं ले पाएंगे, और अच्छी शिक्षा बच्चों को भी नहीं दे पाएंगे। बच्चे भी उसी में, सर आपके यहाँ इतना लंबा एफिलिएशन, आपका कॉलेज का नाम ही नहीं दिख रहा है। इसका जिम्मेदारी जब विश्वविद्यालय हमसे एफिलिएशन दे रहा है हमको, तो इसका भी देखें कि जब एडमिशन नामांकन शुरू हो रहा है उस समय तक मेरा पूरा प्रक्रिया पूरा हो जाना चाहिए। किसी भी महाविद्यालय में यदि एफिलिएशन है या नहीं है, नामांकन के पहले उसको क्लियर कर दें। हम लोग भी सांस रोक के बैठ रहे थे, एफिलिएशन आया नहीं आया, कल एडमिशन शुरू हो गया, चांसलर पोर्टल शुरू हो गया, अभी आया कि नहीं आया कि नहीं आया। इस उपरभव स्थिति में रहते हैं और बच्चे लगातार संपर्क करते हैं, सर आपका कॉलेज का नाम ही नहीं दिख रहा है। विश्वविद्यालय फोन कीजिए, आप जाइए HRD बात कीजिए, HRD जाइए, बोलते हैं कि आपको आने का जरूरत ही नहीं है, विश्वविद्यालय में पता कीजिए। सुविधा है लेकिन सुविधा केवल कोई नहीं पैसा- है और असुविधाएं बहुत है, केवल पैसा। विश्वविद्यालय प्राइवेट कॉलेजों को दुधारू गाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं बताए, इससे पहले भी बहुत से कार्यक्रमों में भी प्राइवेट कॉलेज को, यदि आपका सहयोगी है प्राइवेट कॉलेज, आप सरकार के एक सहयोगी के रूप में काम कर रहा, आप उतना महाविद्यालय उस दूरस्थ एरिया में नहीं खोल पा रहे, जहाँ पे एक समाजसेवी, एक संस्था उस जगह पे कॉलेज खोल के सरकार के हित में काम कर रही है, उच्च शिक्षा देने का काम कर रही है, पर उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो बंद होने के कगार पर जाता है। किसी के लिए एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल का व्यवस्था है विश्वविद्यालय में। किसी के पास कुछ नहीं है, उसको परमानेंट एफिलिएशन है। किसी के पास सब कुछ है टेम्पोररी एफिलिएशन के लिए। जिसके पास सुविधा है, आप उसका पेपर देखिए, जमीन देखिए, बिल्डिंग देखिए, भवन देखिए, टीचरों की योग्यता देखिए, उसको लाइए उस कैटेगरी में दीजिए। बहुत ऐसे महाविद्यालय कोल्हान विश्वविद्यालय में है, 3-4 का नाम मतलब जो नहीं है लेकिन है, उनको परमानेंट एफिलिएशन मिला हुआ। तो जिस विषयों में परमानेंट एफिलिएशन मिला उसके लिए तो एफिलिएशन लेने की जरूरत नहीं पड़े। उसमें लगातार अनुदान भी आती है सरकार से अनुदान आ रही है, उससे उनका अपना चल जा रहा। नेक कराने का भी अभी इसमें बार आता है, आप देखिएगा एफिलिएशन के बाद नेक कराइए। नेक का खेला अभी हम लोगों ने देखा, कोल्हान विश्वविद्यालय को C मिला,
सारा आधारभूत संरचना होने के बाद भी सी मिला, जो दूरस्थ एरिया के गांव है। नहीं तो दोबारा फिर उन्होंने अप्लाई किया। देखिए वो अभी नैक का कैटेगरिया पे भी सवाल उठ रहा है, अपील में गए नैक थे। के कैटेगरिया पे भी सवाल उठा। रांची में कई कॉलेजों के प्रचार और लोग गिरफ्तार भी हुए सीबीआई का इसमें। और अभी हम लोगों को तो समझ में नहीं आया कि यदि एक कोल्हान विश्वविद्यालय में एक ऐसा कॉलेज है जिसको B+ मिलता है और कोल्हान विश्वविद्यालय को, एफिलेटेड कॉलेज को B+ मिलता है और कोल्हान विश्वविद्यालय को C मिल जाता है, तो बहुत ऐसा नहीं मिला ना। अरे सर, वो बाद में रिवाइज करने के बाद वो क्या हुआ प्रक्रिया वो छिपा नहीं है। तो इससे तो नैक के कैटेगरी पर सवाल उठता है ना कि आपको फिर दोबारा छिपा नहीं है का मतलब? छिपा नहीं है मतलब कि वो प्रेशर में है, प्रेशराइज है, उसको प्रेशराइज कर। दोबारा अपील का मतलब क्या है? बच्चा जब एक बार एग्जाम देता है, दोबारा कॉपी चेक करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं टीचर के एबिलिटी पे भी सवाल उठता है। तो वो नैक दोबारा अपील में गया, अपने अपील में उसको B दिया गया विश्वविद्यालय के साथ बचाने के लिए। आप किसी कॉलेज को आप यदि नैक कराने के लिए आप कर रहे हैं, उसको नैक कराने के लिए आपने क्या सुविधा दिया? अभी सब्जेक्ट चेंज पे भी आप देख लीजिए, NAP आया, सिलेबस खुद टीचर को नहीं पता है, किताब नहीं है मार्केट में। टीचर को पूछा, 6 सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, हाल में ही हुआ, सर बैठे हुए हैं, पूछे इकोनॉमिक्स में आप MBA का सवाल भर दिए, कंप्यूटर का सवाल भर दिए, इकोनॉमिक्स का 6 सेमेस्टर का, इसमें MBA MDC में बच्चा क्या देगा? किताब कहीं मार्केट में नहीं है, बच्चा फेल करेगा या पास करेगा? वो जो कॉपी चेक किया होगा इकोनॉमिक्स का, वो टीचर ही महान होगा, वो टीचर महान होगा यदि बच्चा को पास कर रहा। और आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यादव जी, ये एडमिशन का अभी जो B.Ed का है वो तो राज्य सरकार द्वारा एक परीक्षा द्वारा, एंट्रेंस द्वारा होता है, उसमें कोल्हान विश्वविद्यालय का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, इसमें कोई कोल्हान विश्वविद्यालय का दोष नहीं है। दोस्त की बात नहीं है, लेकिन माने क्यों ऐसा होता है कि प्राइवेट कॉलेजों में बच्चे नहीं जाना चाह रहे हैं और आपके यहाँ सरकारी पहला एक समस्या ये है कि जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं वो शहर से थोड़ा दूर हैं, उनका आवागमन का साधन में थोड़ा कठिनाई है। महाविद्यालय द्वारा बसों की सुविधा दी गई है, जिसके एवज में सरकारी कॉलेज से फीस ज़्यादा है, जिसके कारण बच्चे उतना वहन नहीं कर पाते हैं, पैसा देना नहीं चाहते हैं। सब चाहते हैं कि सरकारी में हो जाए ताकि पैसा बचे, और इस आर्थिक युग में सब कोई पैसा बचाना चाहता है, इसलिए सबसे पहला प्रयास सरकारी कॉलेज में लोग करते हैं। जबकि सरकारी कॉलेज से सुविधाएं अन्य कॉलेजों में है, वही आने जाने का जो समस्या है, इसके कारण लोग और पैसे के कारण कम। इस बात को भी माने कि सरकारी कॉलेजों की अपेक्षा जो है प्राइवेट कॉलेजों में अन्य सुविधाएं भी अधिक हैं। हाँ, मैंने वो अपना बनाए हैं तो सुविधा तो रहेगा, सरकारी तो सरकारी रहेगा, लेकिन फिर भी जहाँ है वहाँ चलता है। और पढ़ाई में सरकारी तो है ही ज़्यादा, अच्छे टीचर होते हैं, और अब सब जगह पढ़ाई बराबर ही हो रहा है। फिजियोथेरेपी वाला पे जैसे बात कर रहे सर बता रहे थे, हमने 2024 में फिजियोथेरेपी के लिए अप्लाई किया था कोल्हान विश्वविद्यालय में 90,000 रुपये देकर। उस समय विश्वविद्यालय को हमको बताना चाहिए था कि मेरे पास फिजियोथेरेपी के नॉर्म्स नहीं है, हमको NOC के लिए जब पैसा जमा करा उस समय बताते। हमने जब फिर भी NOC विश्वविद्यालय ने मेरे कॉलेज का निरीक्षण किया, सारा कुछ किया, सारा सेटअप देखा, जितना उपकरण चाहिए था उस समय हमने उस समय मंगवाया था। उसके बाद हम लोग कई दिन तक पता ही नहीं था कि फिर इसको क्या हुआ। NOC मिलने के बाद हमने फिर फिजियोथेरेपी काउंसिल में अप्लाई किया, वहाँ भी हमने 50,000 रुपया दे के जो उसका निरीक्षण फीस है, फिर आना जाना सारा कुछ देखने के बाद उनका कहना है कि आपके विश्वविद्यालय में फिजियोथेरेपी से संबंधित किसी प्रकार का निर्णय ही नहीं है, सब्जेक्ट को लेके नहीं है। विश्वविद्यालय से पहले आप सिंडिकेट और सीनेट से पास करिए, काउंसिल से पास करवाइए कि हम लोग उसको फिजियोथेरेपी अपनी यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, जैसा उन लोगों का कहना था।
हम लोगों को तो ये सब नहीं पता, हम लोगों को लगा यूनिवर्सिटी है तो इसमें सारा सब्जेक्ट मेडिकल की पढ़ाई होती है, तो फिजियोथेरेपी भी उसी प्रोसेस में आएंगे, नर्सिंग होती है तो उसी फिजियोथेरेपी भी उसी का पार्ट एक है। परंतु जब उनके द्वारा ये बताया गया कि नहीं, कि फिजियोथेरेपी आपके यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करेंगे, उसको लेंगे, उसका सब्जेक्ट सिलेबस सारा कुछ होगा, ये मंगाते हैं वहाँ से फिजियोथेरेपी काउंसिल दिल्ली से। तब हम तो इनके पास गए थे ना, मेरा तो हम लोगों का जो था, हम लोग विश्वविद्यालय को जानते हैं ना, विश्वविद्यालय में अप्लाई करेंगे, विश्वविद्यालय उस सब्जेक्ट को लिया है नहीं लिया वो तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट पे रोक सकते थे। महाविद्यालय की तरफ से उतना पैसा खर्च होने के बाद जब ये जवाब मिलता है कि आपका विश्वविद्यालय ही उस सब्जेक्ट को भी लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं जानकारी विश्वविद्यालय को नहीं था, जिसमें महाविद्यालय इतना सफर किया 2 साल। कुल मिलाकर बंटी जी ने जिस तरह से बताया और विवेक जी ने और जो भी वक्ता हैं हमारे जो बोल रहे हैं साथ में, इन्होंने दुधारू गाय की संज्ञा दे दी है प्राइवेट कॉलेजों को कोल्हान विश्वविद्यालय के लिए। और दूसरी बात कि बीएड में प्राइवेट कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं, इस पर मैंने कुल मिलाकर सर आपकी राय। सबसे पहले तो मैं बंटी जी और विवेक जी दोनों ही हमारे छोटे भाई की तरह हैं, काफ़ी शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं, दूरस्थ जगहों पे महाविद्यालय बनाए हैं, लेकिन जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं। अगर बंटी कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी की विश्वविद्यालय के पास कोई ऐसा जानकारी नहीं था, 24 में तो हम वहाँ नहीं थे, लेकिन विवेक जी से भी पूछिए कि सबसे पहले इस तरह के कोर्सेज खोलने से पहले उसके अपेक्स बॉडी से आदमी पहुँचता है। नर्सिंग अगर आप डायरेक्ट खोलने चले आइएगा, कोल्हान विश्वविद्यालय में जमा कर दीजिएगा एप्लीकेशन कि हमको नर्सिंग खोलना है, तो आपका कुछ नहीं होगा। पहले आपको सरकार के पास जाना है, तो विश्वविद्यालय को आवेदन लेना ही नहीं चाहिए। अब कौन लिया, कैसे लिया, काहे लिया, वो नहीं जानते हम। इस पे जब 90,000 का फीस आप ले रहे हैं, नहीं अगर आप तो फिर 90,000 वापस करना चाहिए आपको महाविद्यालय को। चूंकि हम उस समय नहीं थे, 24 में जमा किए, क्यों जमा किए, कौन लिया, काहे लिया, लेकिन जहां तक हमको जानकारी है, अगर विश्वविद्यालय लिया है तो अगर लिया है तो गलत किया है, क्योंकि विवेक जी से पूछिए नर्सिंग खोले हैं, पहले कहाँ गए? पहले सरकार झारखंड स्वास्थ्य विभाग, झारखंड का स्वास्थ्य विभाग पहले उनको एनओसी दिया, फिर जेएनआरसी ने उनको एनओसी दिया, उसको एप्लीकेशन दिया, इसके बाद वो गए यूनिवर्सिटी के पास, क्योंकि इसके बाद वो पूछता है कि जहाँ से आप एप्लीकेटेड हो रहे हैं आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। एग्जाम तो जेएनआरसी नहीं लेगा, तो कहीं प्रोसीजर में चूक रहा हो सकता है कि वहाँ विश्वविद्यालय के था कि और क्या कुछ बीएड में जेसीईसीबी के एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन होता है, और ऐसा नहीं है कि जो एडमिशन प्राइवेट कॉलेजों में कम हो रहा है। 1-2 कॉलेज में अगर कहीं कम हुआ होगा, नहीं सबके सीट फुल है, 1-2 कम हुआ होगा। सही है, हमारे यहाँ तो फुल है, मतलब डीबीएमएस फुल है, सेनाथ में 8 कम है। तो अगर आप हमारे घर के बच्चे, अगर हमारे घर के भी बच्चे, सबसे पहला ऑप्शन उसको सरकारी रहता है सारे। अगर इंजीनियरिंग में सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो प्राइवेट कॉलेज में कोई नहीं जाएगा। फीस की रही बात, फीस की जानकारी जहाँ तक हम लोगों को है कि फीस नॉर्मल वही लोग लेता है जो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया, और आगे का उनका इंटरनल मैटर है। फीस के लिए कोई कंप्लेन भी नहीं आता है कि हमसे 5 लाख रुपया ले लिए। फीस की कोई बात नहीं है, बात है कि फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सबके लिए होता है, आपके लिए भी होगा, हमारे लिए होगा, अगर हमारा बच्चा भी होगा तो देंगे। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतने बच्चे कर रहे हैं, बीएड की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर बीएड करने वाले बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे खत्म होगा। तो आज जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, हाँ, लास्ट ईयर बीएड के एडमिशन में कमी आने का एक और कारण रहा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 लागू हुई हमारे कोल्हान यूनिवर्सिटी में, उसका एग्जाम 2026 तक अभी नहीं हो पाया है, 6ठा सेमेस्टर। जब बच्चे पास ही नहीं होंगे तो एडमिशन कहाँ से लेंगे? तो इसलिए वहाँ पे बच्चों का लैक हुआ, जिसे कोल्हान यूनिवर्सिटी ने जो लेट किया।
और एक और चीज़ जिस पे आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, हम लोग का चांसलर पोर्टल से जनरल नॉर्मल कोर्सों का जो एडमिशन होता है उसमें कहीं भी ये नहीं बताया जाता है किस कॉलेज के किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं वहाँ पे, जबकि वहाँ पे क्लियरिटी वहाँ पे लिखना चाहिए कि अगर कोऑपरेटिव कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, हिस्ट्री में एडमिशन हो रहा है तो हिस्ट्री में वहाँ कितना सीट है, अगर एमबीएनएस में एडमिशन हो रहा है तो वहाँ पे इस सब्जेक्ट में कितना सीट है, अगर एजेके में हो रहा है तो वहाँ पे कितना सीट है और पहला काउंसलिंग के बाद कितना सीट भर गया और कितना खाली है, अगर उस कॉलेजों का क्या फीस है। जबकि अगर किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो ये क्लियरली मेंशन रहता है उस कॉलेज का उस सब्जेक्ट का फीस कितना है और फर्स्ट काउंसलिंग के बाद कितना सीट बचा है और कितना नहीं बचा है। जबकि यहाँ पे चांसलर पोर्टल के थ्रू देखा जाता है एक एक कॉलेजों में 400 एक सब्जेक्ट में एडमिशन हो जा रहा है, जिससे प्राइवेट कॉलेजों को बहुत ज़्यादा मार झेलनी पड़ रही है। लगता है कि सरकार के पास आप लोगों की बात पहुंची है और अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुआ था और ये पब्लिक डोमेन में भी है, जो अभी सीट का लिमिटेशन हर कॉलेज का हो गया, सीट का लिमिटेशन हो गया और सारे कॉलेजों को सीट अलॉट कर दिया गया। इस बार संभवतः जो चांसलर पोर्टल से एडमिशन होगा वो उसी सीट अलॉटमेंट के तो शुरू हो चुका है शायद। सर इस पे अभी बात नहीं करना हुआ। चाहेंगे, ये एडमिशन के समय पे अभी मार्कशीट आ चुका, बच्चों का भी इंटर का मार्कशीट भी नहीं आया, एडमिशन के सारे बच्चे का रिजल्ट निकल गया, घूम रहे हैं। कुल्हान विश्वविद्यालय का अभी तक सरकार का डिसीजन ही तय नहीं हुआ कि अभी हम क्या करेंगे, नया एजुकेशन पॉलिसी को लाएंगे, क्लस्टर ला रहे हैं, बच्चे को भ्रम किस लिए में रखे हैं, बच्चे आधे झारखंड से बाहर जाएंगे। आपको अगले सप्ताह में हमसे नहीं सर, आपने एक बात बोले हमको बहुत बुरा लगा, हम लोग को खराब लगा कि ये जो बता रहे पंडित जी जो बता रहे गलत है। मनोहरपुर में यदि जिस स्थिति में मनोहरपुर कॉलेज आपका रन कर रहा है सरकारी कॉलेज, क्या प्राइवेट कॉलेज को उस स्थिति में आप प्राइवेट कॉलेज को ऑपरेशन देंगे? क्या मनोहरपुर में क्या दिक्कत है? मनोहरपुर भवन नहीं है, मनोहरपुर कॉलेज डिग्री कॉलेज का भवन है। मनोहरपुर में सर इसका 2012 में उसका एग्जाम कहाँ हुआ था सर? ये बार बोल रहे हैं इसका 18 जो नए कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉलेज बने थे और जब वो अंडर प्रोसेस थे, अंडर कंस्ट्रक्शन थे, तो अभी जैसे जगन्नाथपुर है, जगन्नाथपुर का बिल्डिंग बन के खड़ा है, उसका हैंडओवर देना है, लेकिन वो महाविद्यालय वहाँ के एक पंचायत या कोई एक स्कूल है उसमें चल रहा है। जैसे अभी बुढ़ाम है, बुढ़ाम में बिल्डिंग बन गया है, वहाँ के माननीय विधायक जी ने कहा कि हमारे यहाँ एक हम स्कूल दे रहे हैं, आप लोगों को व्यवस्था करा रहे हैं। अभी सीनेट में बोले आप लोग वहाँ बुढ़ाम में चलाइए, तब तक वो हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये तो लेकिन पटमदा डिग्री कॉलेज तो हॉस्टल में चल रहा है, पटमदा डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट का चल रहा, हाँ एफिलिएटेड कॉलेज, चल रहा। लेकिन उसको मतलब अनुदान तो गवर्नमेंट से मिल रहा है। गवर्नमेंट से मिला, वो किस क्राइटेरिया पे मिला, किस समय मिला, वो तो पहले की ये परिस्थिति यदि एफिलिएटेड कॉलेज को रहेगा, अनएफिलिएटेड कॉलेजों को जो जल्दा पे अभी क्या और भी एफिलिएटेड कॉलेज में इस प्रकार का वो हम पीछे के बात को नहीं अभी जानते। नया में ही अभी जो एफिलिएटेड कॉलेज का स्टैट्यूट आ रहा है उसको आप एक सप्ताह आप लोग धैर्य रखिए और देखिए, हो सकता है कि सारा पावर यूनिवर्सिटी के पास हो। जो सरकार के पास फाइल जाती है, आपका सरकार का फाइल से आने से महीनों लग जाता है, 6 महीना लग जाता है, यूनिवर्सिटी के पास कुछ देर हो जाता है। शायद इस तरह का व्यवस्था कुछ सरकार की है हमारे समझ से कि सारा जो आप लोगों का तकलीफ है दूर हो जाएगा। लेकिन सर आप सीबीसी के हैं, तो ये चांसलर पोर्टल में हर सब्जेक्ट वाइज, हर कॉलेज वाइज अगर सीटों का वहाँ पे दिखा दिया जाता, शो कर नहीं, अब तो करना ही है। चांसलर पोर्टल में सीट है, फर्स्ट काउंसलिंग बाद इतना सीट भर गया, सेकंड काउंसलिंग बाद इतना सीट, क्योंकि चांसलर पोर्टल नहीं, एक मिनट, चांसलर पोर्टल जो है वो सीधा गवर्न होता है सर रांची से। आप लोगों को वहाँ पे बताना हाँ, ये बात सुझाव ठीक है उसको, क्योंकि आपका भी जो मान्यता मिलता है, मान्यता में लिखा रहता है 60 सीट के लिए आपको दे रहा है, ये है 100 सीट के लिए बीएड का लिखा रहता है। तो जैसे बीएड के काउंसलिंग में सबका सीट निर्धारित रहता है, यहाँ भी सारे हर काउंसलिंग बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एफिलिएटेड किस कॉलेज में कितना सीट भर नहीं, हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब देखिए वो मैकेनिज्म पे है, जेसीसी भी उस मैकेनिज्म को कर रही है। शायद चांसलर पोर्टल इसको नहीं कर रहा है, लेकिन आपका सुझाव अच्छा है, इसको हम भिजवा देंगे लिख कर। ये होना चाहिए जिससे लड़कों को पता चलेगा वहाँ लेना है कहाँ। हाँ, इसको लिख कर भिजवा देंगे, क्योंकि अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉलेज का सीट लिमिट हो जाएगा, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉलेज का सीट लिखा रहेगा तो एफिलिएटेड कॉलेज का भी सीट लिखा रहेगा। सारा लिखा रहेगा तो ये अभी चूंकि अभी व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, नया एक्ट आया है, स्टैट्यूट भी हमको लगता है कि बन ही गया है। जैसे भी आ जाता है देखिएगा, सारे बिंदुओं पे सरकार ने विचार किया है
वहाँ हम लोग थे मीटिंग में, जितने कोर्ट केस हो रहे हैं एक एक फाइल को लोगों ने पढ़ा है कि कोर्ट केस क्यों हो रहा है, उसको भी ध्यान में रख करके एक टोरी स्टैट्यूट बनाया गया है कि सारी चीज़ें स्मूथ चले। और झारखंड में जो GER है बढ़े, क्योंकि हर जगह से हम लोगों का एनरोलमेंट कम है और वो एनरोलमेंट बढ़े, उसमें सरकार भी साथ दे रही है और सरकार के सहयोग से एफिलिएटेड कॉलेज भी उसमें सहयोग दे रहा है कि इनका जो एनरोलमेंट है वो बढ़े। थोड़ा सा इंतजार करिए, नया रेगुलेशन को आ जाने दीजिए। बस इसी के साथ अपने इस संडे स्पेशल पैनल डिस्कशन को हम विराम देते हैं और इस डिस्कशन में कई महत्वपूर्ण बातें खुलकर सामने आई। प्रभात सर ने कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से जहां सरकार के नए नियमों की जानकारी दी, नए एफिलिएशंस की जानकारी दी, वहीं विश्वविद्यालय की नीतियों से किस तरह से प्राइवेट कॉलेजों को परेशानी हो रही है, किस तरह से एक तरह से कहा जाए तो प्राइवेट कॉलेज महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एफिलिएशन वगैरह को लेकर के। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।